मणिपुर, ये नाम सुनते ही पिछले कुछ सालों से हमारे जहन में हिंसा और अशांति की तस्वीरें उभरती हैं, है ना? 260 से भी ज्यादा मौतें, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। पर देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट छिपा है, एक बहुत गहरी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था, ये सब क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इतने समय बाद शांति की कोई उम्मीद बची है? चलिए, आज इसी पूरी कहानी को, इसकी हर एक परत को साथ मिलकर समझते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना 3 तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। इनको ध्यान में रखते हैं। पहली, मई 2023। ये वो वक्त था जब हिंसा की वो पहली चिंगारी भड़की। फिर आता है फरवरी 2025, जब हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और फिर फरवरी 2026, जब एक नई सरकार बनी। ये 3 पड़ाव, ये 3 टर्निंग पॉइंट्स इस पूरे संकट की कहानी बयां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ताज़ा घटनाक्रम से। आखिर हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी राजनीतिक उठापटक हुई जिसने मणिपुर को एक बार फिर से देश भर की सुर्खियों में ला दिया? क्या बदला है पिछले कुछ वक्त में? देखिए, हुआ ये कि करीब 20 महीने, आप सोचिए लगभग 2 साल की लगातार हिंसा के बाद 9 फरवरी 2025 को उस वक्त के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके फौरन बाद ही राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मतलब अब सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में था। फिर करीब 1 साल तक यही स्थिति रही और फिर 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और सबसे अहम बात, नई सरकार आने के ठीक बाद मार्च में लगभग 3 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार दोनों समुदायों के बीच शांति को लेकर एक आइस ब्रेकिंग बैठक हुई। तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन इन राजनीतिक बदलावों के पीछे जो असल कहानी है वो एक भयानक मानवीय त्रासदी की है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मई 2023 में। चलिए देखते हैं कि इस हिंसा का असर, इसका पैमाना असल में कितना बड़ा, कितना विनाशकारी था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 260 से भी ज्यादा जानें गईं। 260, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए। इसका मतलब है 260 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गईं, अनगिनत परिवार तबाह हो गए। और ये देखिए, 60,000 से भी ज्यादा लोग, मतलब हजारों की तादाद में लोगों को अपना घर-बार, अपनी जमीन, अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़कर रिलीफ कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। उनकी दुनिया जो उन्होंने सालों से बसाई थी, वो एक झटके में उजड़ गई। और इतना ही नहीं, करीब 7,000 घर उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि हजारों परिवारों के लिए अब वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका घर अब बचा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो क्या वजह थी? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने पूरे मणिपुर को इस आग में झोंक दिया? तो देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक चीज है, अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा। अब ये एसटी दर्जा होता क्या है? असल में ये एक तरह का संवैधानिक संरक्षण है, एक प्रोटेक्शन है जो आदिवासी समुदायों को कुछ खास फायदे और अधिकार देता है। जैसे उनकी जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता है और सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिलता है। अब देखिए कि ये चिंगारी कैसे भड़की, पूरा घटनाक्रम समझते हैं। सबसे पहले 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आता है। आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने पर विचार करें। बस इसी आदेश के खिलाफ 3 मई को आदिवासी समूह, जिनमें खास तौर पर कुकीजो समुदाय के लोग थे, एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकालते हैं। और बस उसी दिन, उसी मार्च के दौरान मैतेई और कुकी समूहों के बीच पहली हिंसक झड़प हो जाती है। और ये झड़प देखते ही देखते पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लेकिन एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चिंगारी एक ऐसे ढेर पर गिरी थी जो सालों से, बल्कि सदियों से सुलग रहा था। मतलब ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक कोर्ट के आदेश का नतीजा नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये जड़ें हैं मणिपुर की घाटी और पहाड़ों के बीच के ऐतिहासिक, भौगोलिक और जिसे हम डेमोग्राफिक कहते हैं, उस विभाजन में। इस बंटवारे को ना जरा इन आंकड़ों से समझिए। एक तरफ है मैतेई समुदाय। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। अब कमाल की बात यह है कि घाटी पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ राज्य की 57% आबादी रहती है। और दूसरी तरफ है कुकी-ज़ो समुदाय के लोग। ये बसे हैं पहाड़ी इलाकों में,
यानी राज्य की 90% जमीन पर, और यहाँ रहती है बाकी की 43% आबादी। आप देख रहे हैं ये असंतुलन, जमीन और आबादी का, यही बंटवारा तनाव की एक बहुत बड़ी जड़ है। और इसी बंटवारे से दोनों समुदायों के अपने अपने डर और अपनी अपनी शिकायतें पैदा होती हैं। देखिए, मेतेई पक्ष का कहना है कि अगर उन्हें एसटी दर्जा नहीं मिला तो वो घाटी में अपनी जमीन खो देंगे। उन्हें म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों से अपनी जनसंख्या और पहचान को भी खतरा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ कुकी जो पक्ष का आरोप है कि ये मेतेई बहुसंख्यकवाद है। उन्हें डर है कि एसटी दर्जे की मांग असल में उनकी पहाड़ी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश है। वो सरकार पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हैं। तो इतनी गहरी ऐतिहासिक दरारें और इतनी भयानक हिंसा के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? आज की जमीनी हकीकत क्या है? और सबसे जरूरी, आगे का रास्ता कितना मुश्किल है? चलिए मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। आज की जो सबसे कड़वी सच्चाई है ना, वो ये है कि मणिपुर एक तरह से बढ़ चुका है, एक अघोषित बंटवारा हो गया है। मेतेई लोग घाटी में सिमटकर रह गए हैं और कुकी-जो लोग पहाड़ों में। और इन दोनों इलाकों के बीच में सुरक्षा बलों ने बफर जोन बना दिए हैं। मतलब एक ऐसी लाइन खींच दी गई है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। ये जमीनी और सामाजिक बंटवारा अब एक हकीकत बन चुका है। और शांति के रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा है वो हैं ये लूटे गए हथियार। जरा सोचिए, हिंसा के दौरान पुलिस के शस्त्रागारों से करीब 6000 आधुनिक हथियार लूट लिए गए। 6000! और आपको पता है उनमें से वापस कितने मिले? सिर्फ लगभग 1500। इसका मतलब यह है कि बाकी के 4500 हथियार अभी भी दोनों समुदायों के हथियारबंद गुटों के पास हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा है। ये जो बंटवारे की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ जमीनी नहीं है, ये राजनीतिक रूप से भी बहुत गहरा हो चुका है। इसका अंदाजा आप इस एक बयान से लगाइए। मई 2023 में 10 कुकी-जो एमएलएज ने एक साथ मिलकर एक अलग प्रशासन की मांग की, और उनका बयान था, अलगाव ही एकमात्र उत्तर है, सेपरेशन इज द ओनली आंसर। ये एक लाइन ये दिखाने के लिए काफी है कि भरोसे की खाई कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है। तो कुल मिलाके आज हम यहां खड़े हैं। एक नई सरकार तो आ गई है, लेकिन जो दरारें हैं वो बहुत पुरानी हैं, और शायद अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी भी। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि नई सरकार, पुरानी दरारें, क्या इस माहौल में मणिपुर में स्थायी शांति, एक लास्टिंग पीस मुमकिन है? देखिए, इसका जवाब शायद किसी एक इंसान के पास नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों समुदाय नफरत और अविश्वास की इस गहरी खाई को पाट सकते हैं। क्या वो सुलह का कोई रास्ता खोज पाएंगे?